बाप मरा तब यह पाया भूखे किसान के बेटे ने। जब बाप मरा तब यह पाया भूखे किसान के बेटे ने। घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि, वह भी परती। चमरौधे जूते का तल्ला, छोटी टूटी बुढ़िया होगी। दर की गोर सी, बहता हुक्का, लोहे की पत्ती का चिमटा। कंचन सुमेरु का प्रतियोगी, द्वारे का पर्वत घूरे का। बनिए के रुपयों का कर्जा, जो नहीं चुकाने का चुकता। दीमक, गोजर, मच्छर, माटा, ऐसे हजार सब सहवासी। बस यही नहीं, जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। अब पेट खलाए फिरता है, चौड़ा मुंह बाए फिरता है। वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या। सीधे सीधे कहें तो कविता को आकाश से उतार कर धरती पर ले आने का काम जिन कवियों ने किया, उनमें शमशेर, अज्ञेय, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनमें से हर कवि का अपना रंग है, अपनी भाषा है, अपनी शैली है। इन अलग अलग विशेषताओं में केदारनाथ अग्रवाल की अपनी विशेषता शुरू से ही दिखाई पड़ती है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिसे हिंदी कविता का पाठक बड़ी आसानी से समझ सकता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 बांदा जिला के कमासिन नाम के गांव में हुआ। उन्होंने बांदा के कचहरी में कई वर्षों तक एक सरकारी वकील की हैसियत से जिम्मेदारी को निभाया। वकालत के तजुर्बे ने उन्हें कविता लिखने को प्रेरित किया। उनके उल्लेखनीय रचनाओं के लिए साहित्य कला अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है। मेरे फादर कविता लिखते थे, तो मुझे कविता से शौक़ हो गया धीरे धीरे। और वहीं पर घर के पास स्कूल था, तो एक दिन रामलीला हुआ, तो उसमें मेरे घर के सामने ही होता था, तो उसमें रामलीला में मैंने एक कविता पढ़ी। पुराने ज़माने की कविता थी, राम को दिखा रहे थे मार्केट, तो वहाँ पर मैंने पढ़ दिया अच्छी तरह। दूसरे दिन मैं स्कूल गया तो मुझे हिसाब बोला मेरे टीचर ने, वो मुझसे नहीं बना, तो उसने मुझे मुर्गा बनाया और कहा कविता करने के लिए आगे आगे हिसाब नहीं करता है, कविता लिखता है और इस तरह करता है। तो मैंने कविता सबसे पढ़ना छोड़ दिया, दूसरों को सुनाता ही नहीं था, लिखता रहा अपना। केदारनाथ अग्रवाल के कवि बनने में
वकालत के द्वंद्वों का विशेष प्रभाव रहा है। द्वंद्व करता है आदमी, जब देखता है आदमी तो वो भी, देखने वाला भी, मैं भी जैसे सोचने लगा इस पर, और फिलॉसफी पढ़ता ही था, जीवन दर्शन पढ़ता था, तो मुझे ये मिला कि इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है। तो मुझे ये लगा कि इसमें जीने के लिए हर एक आदमी अच्छी तरह जीना चाहता है, और उसके लिए वो ये नहीं देखता है कि दूसरे का हित होगा या अनहित होगा, इसलिए वो अपने स्वार्थ की बातें करता है, अपना मुनाफा कमाता है। व्यापारी है तो वो अपना ज़्यादा पैसे ले लेता है, कचहरी का क्लर्क है घूस ले लेता है, घूस देने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरे की ज़मीन है उसको हड़पने के लिए अपने जानवर छोड़ देता है, उसकी फसल चरा लेता है। ये सब मैंने आंखों से देखा। तो मुझे, और कविता से तो मुझे शुरू से लड़कपन से प्यार था, तो कविता में मैं इस बात को किसी से कह तो पाता नहीं था। यहाँ किसी से कहिए तो बुरा मान जाएगा कि अजीब आदमी है, ये हमको बुरा कहता है। तो उस चीज़ को मैं, अपनी मानसिकता को जो मुझे मिलती थी, मैं उसको कविता में लिखने लगा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बाबूजी, बसंती हवा में जो बिंब है वो प्राकृतिक तथा ग्रामीण छवियों से जुड़े हैं, ऐसा क्यों? बसंती हवा का मज़ा ग्राम में ही, गांव में ही रहकर आप जान सकती हैं। शहर में यहाँ बसंती हवा कहाँ चलती है? तो वहाँ पेड़ होते हैं, फसलें होती हैं, अरहरी है, गेहूँ है, चना है, ये सब होते हैं, अलसी होती है। तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो उसका रूप वही होता है जो घर में छोटी लड़कियों का और बच्चियों का रूप होता है। खिलंदड़ी जिसे कहते हैं, खेल कूद में रुचि लेने वाली लड़कियों का स्वभाव होता है। तो बसंती हवा का वही स्वरूप है। इसलिए कि बसंत के ऊपर तो और लोगों ने बड़े गंभीर चिंतन किया है, लेकिन जीवन से जुड़ी हुई, ग्राम में जीवन से जुड़ी हुई, और उसका स्वाभाविक रूप जो है, जो हमको दिखाई देता है, ऐसे तो नहीं दिखाई देती बसंती हवा, लेकिन जब वो चलती है तो वो उसको देखने मालूम होता है। अब हवा चली तो एक पेड़ दूसरे से चिपक गया, तो उसको हमने उस तरह का बिंब दिया, तो उससे मानवीकरण होता है। ये होता है कि आपको इमेज बनती है, एक बिंब बनता है, तो आप बसंती हवा का एक रूप देखने लगते हैं। बाबूजी, आपने बसंती हवा के छंद छोटे क्यों रखे हैं? बात यह है कि छोटे छंद इसलिए रखे गए हैं कि उसमें गति आवे और जल्दी जल्दी बात को
एक बात के बाद दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात मैं कह सकूं। वो लंबे हो जाते तो वो उतनी मज़ेदार बात नहीं रहती। छोटे बच्चे जो बात करते हैं छोटी छोटी जुमलों में करते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं वो छोटे होते हैं, प्रिय लगते हैं और उनमें साफ साफ बात नज़र आती है। अगर वो विद्वानों की तरह बड़े बड़े लंबे सेंटेंस कहें, वाक्य कहें, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आहुआ तो चंचल होती है, तो वो चंचल होगी, जब इधर से उधर चलेगी तो उतने में एक बात कही, दूसरी बात कही, तीसरी बात, तो कई बातें आ जाती हैं। इसलिए छोटे छोटे उसकी पंक्तियाँ रखी मैंने कि उसमें लय रहे और वो लय से उसकी चाल, गति और उसके आवेग जो होते हैं वो आपके सामने आ जाए। एक लड़की विद्वानों की तरह बड़े बड़े वाक्य नहीं बोलेगी, छोटे छोटे वाक्य बोलेगी। तो वैसे ही है वो कविता की पंक्तियाँ भी इसीलिए छोटी हैं कि वो फौरन इफेक्ट करती है। आपने अपनी कविता पैतृक संपत्ति में लिखा है, बस यही नहीं जो भूख मिली सौगुनी बाप से अधिक मिली, अब पेट फैलाए फिरता है चौड़ा मुंह बाएं फिरता है, वह क्या जाने आज़ादी क्या, आज़ाद देश की बातें क्या। इन पंक्तियों में आपने कैसी आज़ाद देश की आकांक्षा की है? ये उस ज़माने की कविता है जब कांग्रेस का गवर्नमेंट बनी थी और आज़ादी की लड़ाई करते करते, लेकिन लोग गरीब आदमी जहाँ की तहाँ पड़े रहे, उनको कुछ नहीं मिला। वो आजकल के जो बड़े आदमियों के लड़के बाप मरते हैं, बुजुर्ग मरते हैं, तो उनको कोठी मिलती है, मोटर मिलती है, बैंक में अकाउंट मिलता है। और इस बेचारे को जब बाप मरा तो हुक्का मिला, टूटी हुई खटिया मिली, ये सब मिलता है। तो इससे गरीबी को बिंबित करने के लिए मैंने ये चीज़ें रखी कि जो आदमी पढ़ेगा वो उसकी गरीबी को समझेगा कि कितने कष्ट में है। कैसी ये आज़ादी है भाई कि आज़ादी आने पर भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कविता में यथार्थवाद का विकास किया, जो लोगों का चित्रण किया है उनके सजीव चित्र आपके सामने आ जाते हैं। लोग तो विचारों को लेकर के, भावों को लेकर कविताएं लिखते हैं। केदार ने व्यक्तियों को लेकर कविताएं लिखी और जो व्यक्तियों को लेकर कविताएं लिखी वो हिंदी में यथार्थवाद का नया विकास है। ऐसा विकास दूसरे कवियों में बहुत कम देखा जाता है। ये केदारनाथ अग्रवाल की राजनीतिक कविता की विशेषता थी, जहाँ बड़बोलापन नहीं था, नारेबाजी नहीं थी। और उसमें जो उन्होंने कुछ व्यंग लिखे थे और वे दोहों में लिखे थे। आजकल दोहे पाकिस्तान के उर्दू शायरी में मिलते हैं, हिंदी में दोहा लिखना बंद हो गया। केवल नागार्जुन ने कुछ दोहे लिखे हैं, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखे हैं। उन दोहों की आप वानगी देखें। राम न ऐसा कर सके जैसा नेतन कीन, लोगन का बनवास दे असुख संपत्ति हरलीन। ये राम भी नहीं कर सके थे, राम का वनवास हुआ था। यहाँ इन लोगों ने तो लोगों को ही वनवास दे दिया। राम ने ऐसा कर सके जैसा नेतन कीन, लोगन का वनवास दे सुख संपत्ति हरलीन। मंच चढ़ें ऊंचे उठें और नीचे लखें न कोय, और खेत करें आकाश माँ का धरती माँ होए। आकाश में ये खेत कर रहे हैं तो धरती में क्या पैदा होगा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि फौरन क्षणिक आवेश में जो उनके मन में आया उसको व्यक्त कर देते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मुझे फूल अगर देखा, सुंदर लगा, तो उसकी सुंदरता
वो होनी चाहिए जो मानवीय बोध की हो, केवल काल्पनिक न हो, तो जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको तत्क्षण नहीं व्यक्त करता, सोचता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ कि इस सुंदरता को मैं कैसे प्राप्त करूँ जो मुझे अच्छा लगा है कि मेरे अंदर जो है ये क्यों हो रहा है। इसको एनालाइज करता हूँ, विश्लेषित करता हूँ, कई दिन तक चिंतन करता हूँ, तब एक बिंब या प्रतीक बना के या उसको उस तरह व्यक्त करता हूँ। तो ये मुझे वो स्वतः ही स्फूर्त कविता में विश्वास नहीं है और न वो अच्छी कविता हो सकती है, वो मानवीय बोध की कभी हो ही नहीं सकती। ननकी और सुंदी हमारे यहाँ काम करने वाली दो युवतियाँ थीं। वो उसी कुएं से इतने इतने बड़े पीतल के हंडे भर के सर में दो दो और एक इधर एक हाथ में लटकाए चली आती थी, घर पास ही था। लेकिन मैं कुछ उसको उस वक्त मेरे दिमाग में कोई बिंब नहीं बनता था कि इनको कैसे, आज तक मैं उनको दोनों को कविता में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाया कविता। तो अक्सर क्या रोज़ ही नदी नहाने यहाँ आता था और यहाँ अकेले पत्थरों पर बैठ करके नदी को देखता था। नदी बहती थी और बड़ी साफ थी उस ज़माने में, और इधर मंदिर दिखाई देता था। तो मैंने यहाँ के जीवन देखा तो मुझे लगा कि ये टुनटुनिया पहाड़ जो है ये पुराने आध्यात्मिक जीवन का प्रतिबिंबन करता है। वहाँ पर धार्मिक लोग जाते हैं, मंदिर है, पूजा करते हैं, तो वो तो पुराना जीवन दर्शन है। लेकिन यहाँ मुझे, चूँकि मैं जीवन दर्शन पढ़ रहा था सबका, तो मुझे ये लगे कि ये चेतना की प्रवाह है, नदी जो है ये चेतना की प्रवाह है, नई चेतना है। तो मुझे हमेशा ये नदी अच्छी लगती थी। अपना चुपचाप आके बैठा, किसी से बात नहीं करता था और देखता रहता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और ये मैं समझता था कि अगर यहाँ के लोग इतने कर्मठ और कर्मशील हैं, अगर वो यहाँ की जड़ता तोड़ें, जैसे पानी, एक केन का पानी है, चट्टानों के ऊपर चढ़कर और उसको तोड़ता है, वैसी तोड़ें तो यहाँ की जीवन जो है वो नई जीवन दर्शन से जुड़ जाएगा और बड़ा विकास होगा। मैं हमेशा यही सोचता था और आज भी यही सोचता हूँ। केदारनाथ का उनकी पत्नी से घनिष्ठ संबंध था। यह प्रगाढ़ प्रेम उनके कई रचनाओं का आधार रहा है। वो मूलतः प्रेम और प्रकृति के कवि ही हैं, बहुत ही संवेदनशील कवि हैं, और प्रकृति के कवि पहले हैं, उसके बाद प्रेम के कवि हैं, और राजनीतिक कवि उसके बाद हैं, ऐसा मेरा सोचना है। प्रेम और राजनीति में कोई विरोध नहीं। आदमी देश से प्रेम करता है, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनसे प्रेरित होकर के वो राजनीतिक कविताएं लिखता है। वो सौंदर्य कवि है, उसे समाज में बहुत सी गंदगी दिखाई देती है, बहुत सा विभत्स दिखाई देता है, उसकी प्रतिक्रिया में वो कविताएं लिखता है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं। डाल दे दो मुझे अपनी, जहाँ छोटी लगी पत्ती की तरह हिलता रहूँ मैं, और जीवित बाह में हिलता रहूँ मैं, हर हवा के हौसले में होश में जीता रहूँ मैं, धूप सूरज की गरम से भी गरम पीता रहूँ मैं, जुगनुओं की आग पतले ओठ से छूता रहूँ मैं, और मछली की तरह रस रूप में डूबा रहूँ मैं, डाल दे दो मुझे। मैं बहुत संकोची आदमी था, लड़का था, तो मेरी शादी जल्दी हो गई। और मेरी शादी हो गई और जब मेरी वाइफ आ गई तो मुझे एक मित्र मिल गया, मैं उससे सब बातें कर सकता था, किसी दूसरे से बात नहीं करता था, अपनी सब भली बुरी बातें सब करता था। तो उसका मुझे स्नेह मिलने लगा और हम दोनों बहुत एक दूसरे के आत्मीय बन गए। मैंने संग्रह एक लिखा, हे मेरी तुम, उसमें मेरी पत्नी पर कविताएं हैं, और भी एक जमुंजल तुम, उनके ऊपर कविताएं हैं। शुरू से मैं उनके व्यक्तित्व से और उनके स्वभाव से बहुत घुल मिल गया, और वो सन 86 में मरी, तब तक वो हमारे साथ बराबर रही और मैं उनकी सेवा
इसीलिए वो जब बीमार पड़ी तो 5-6 साल तक मैंने बराबर सेवा की, यही इसी कमरे में बराबर सेवा की, कोई नहीं था घर में यहाँ। और इस तरह पर मुझे, जैसे मुझे मेरी कविता अच्छी लगती है वैसे ही मेरी पत्नी भी मुझे अच्छी लगती थी। उसकी वजह से मैं कविता में भी विकास कर सका और जीवन में भी। जो उनकी भाषा होती है वो इतनी सरल होती है कि साधारण आदमी भी उसको समझ सकता है। हालांकि उसमें व्यंजना की भंगिमा होती है और उसको साधारण आदमी आसानी से पकड़ नहीं पाता है, लेकिन वो कविता प्रवाहित ऐसे होती है मानो बहुत ही सहज रूप से उनके मन से निकल रही हो। जो उनकी भाषा है वो बोलचाल की भाषा है और उस पर गांव की बोली का भी थोड़ा सा रंग है। जितनी नागरिकता और लोगों की भाषा में है वैसी नागरिकता केदार की भाषा में नहीं है। जो उनके छंद हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं जिनको लोग आसानी से याद कर लेते हैं। मुक्त छंद में भी वो कविताएं लिखते हैं जो बहुत ही सरल गद्य जैसी होती हैं और इसके साथ वो गद्य बहुत अच्छा लिखते हैं। कभी कभी उनसे मेरा कुछ तनाव हो जाता तो इस बात को लेकर कि मैं उनके गद्य की तारीफ़ करता था और केदार समझते थे कि इनको मेरी कविताएं अच्छी नहीं लगती इसलिए मेरे गद्य की तारीफ़ करते हैं। असल में बात ऐसी नहीं थी। गद्य में वो बहुत सरल ढंग से अपने मन की बातें कहते थे और हमारा जो पत्र व्यवहार है वो 50 साल से ऊपर का पत्र व्यवहार है। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, रात को मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सो गया। तो क्या है, एक तरह की मृत्यु ही तो होती है। मुझे सब चीज़ों से अलग हो गए और सो रहे हैं, कुछ पता नहीं दुनिया है कि नहीं है। रात में रवि सो गया है, तुम तम में खो गया है। कान जैसे पेड़ के पत्ते लटकाते, टाप सुनते, ओस पड़ती है टपाटप। सांस साधे रात रोती, मौन अंधी। वायु पेड़ों पर टंगी है भूल बनकर। नींद है निश्चेष्ट, पहरे पर डटी निस्वप्न। प्यार के पंछी पड़े बेहोश, नीड़ों में अजान अस्मितागत मेदनी है। शून्य सन्नाटा प्रबल है, सृष्टि की सीतापुरी सूनी पड़ी। काल का कौतुक अहिरी ओट में है, नहीं मालूम कहाँ कैसी खोट में है। जल अकंपित, थल सशंकित, आग हत है। रात की यह वेदना मैं भोगता हूँ, चेतना मेरी मुझे जिंदा किए है। महाकाल से जो मेरी लड़ाई है वो इसीलिए लड़ाई है कि मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दुनिया से मुझे जोड़े रखता है इसका प्रकाश। तो इसलिए मैं सूर्य को बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान देता हूँ कि इसका प्रकाश मुझे मिलता है और मैं जब तक इसको देखूँगा और समझ लूँगा, दुनिया को देखता रहूँगा, तब तक मैं प्रयाण नहीं करूँगा, यहाँ दुनिया नहीं छोड़ना चाहता। मुझे दुनिया इसीलिए अच्छी लगती है कि मैं उसको देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ सूर्य के प्रकाश से। इसीलिए महाकाल से मुझे घबराहट नहीं लगती और महाकाल मरना नहीं चाहता। मेरी हमेशा यही जीवन दृष्टि रही है। जाओ, लेकिन आत्मगंध दे जाओ। जाते जाते फिर मुस्काओ, कुंदहास का सुख दे जाओ। जाओ,
लेकिन दृष्टि दीप्ति दे जाओ, जाते जाते द्वैत मिटाओ, प्रेम लीन अद्वैत बनाओ। जाओ लेकिन व्याप्त बोध दे जाओ, जाते जाते मृत्यु विजेता चुंबन देकर लेकर जाओ।